गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हनुमान जी कर दो सब लोग। स्क्रीन और वॉइस क्लियर दिख रही है? एक बार बताओ मुझे चैट बॉक्स में यस लिखो। ठीक है, जिसको स्क्रीन और वॉइस क्लियर है वो लिखो, एक बार यस लिखो चैट बॉक्स में। अब आ जाएगी सबको स्क्रीन। थोड़ा सा जिसकी स्क्रीन नहीं आ रही हो थोड़ा सा वेट करो, आ जाएगी, वो नेटवर्क की वजह से हो रहा होगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। डाउट के लिए आज आपको क्या करना है, आपके जितने भी डाउट है मुझे एक बार भेज दो। ठीक है, अगर मुझे लगता है कि डाउट लेने की जरूरत होगी तो मैं ले लूंगा, अदरवाइज मैं पीडीएफ बना उसके सोल्यूशन करके आपको उस पर ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो नए बच्चे हैं ना उनको वो बहुत लोड फील करते हैं। वो पहले सुबह भी क्लास होती है उनकी, शाम की भी होती है, फिर एक और डाउट क्लास रख देते हैं। वो मुझे आया कुछ फोन। तो अब ऐसा करेंगे, आप एक काम करना, आज आप सबको क्या करना है, जो भी आपने पीएनसी के क्वेश्चंस कर लिए हैं इसमें से, मॉड्यूल में से और असाइनमेंट में से, वो आप मुझे डाउट लिख के भेज दें। तो मुझे लगेगा तो मैं एक बार डाउट क्लास रख लूंगा। अगर कम ही डाउट हुए तो मैं आपको मतलब सॉल्व करके उसको पीडीएफ भेज दूंगा या इंडिविजुअली भेज दूंगा। ठीक है, तो प्रिंस फोर सवाल पूछ रहा था मुझसे, तो मैंने उसका आंसर कर दिया है। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी डिस्कशन क्लास के एंड में करेंगे। कल हमने 29 क्वेश्चन कर लिए थे। हमने आपको स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड बताया था, तो उसी से रिलेटेड और उससे कुछ और अच्छे क्वेश्चंस अभी मैं आपको बता रहा हूँ, तो देखना एक बार। सो प्रॉब्लम 30 है। तो क्लास जब हो रही होती है ना बच्चों, आप जब जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ उसको समझने की बहुत अच्छे से कोशिश क्या करो, यहीं पे पूछा करो। क्योंकि जो देखो होता क्या है, जब इनफैक्ट फिजिक्स और मैथ्स में भी और केमिस्ट्री में भी, जैसा आपको टीचर बता रहे हैं ना, आपको उसी डायरेक्शन में सोचना पड़ेगा। हाँ, आप थोड़ा सा अलग भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं कह रहे हैं, बट जो एक किसी चैप्टर के जो बेसिक्स होते हैं ना, वो आपको उसी डायरेक्शन में सोचने पड़ेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे मान लो कि उस डायरेक्शन में सोच पाओगे और उससे ज्यादा सोच पा रहे हो, तो आप एक नए मेथड से भी उस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है कि बेसिक्स आपके क्लियर हो, और वो बेसिक मेरी थिंकिंग से बनेंगे आपके, जैसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब जैसे अगर मान लो मैं आपको नहीं बताऊं कि जैसे मैं कैसे करूंगा क्वेश्चंस को, कि अगर हमें सिलेक्ट करके मतलब अरेंज करना होगा, तो मैंने आपको क्या बताया, मैं हमेशा कैसे करूंगा कि भाई पहले सिलेक्ट करूंगा फिर अरेंज करूंगा। ऐसा मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट करते हैं ना, तो कुछ कुछ चीजें मिस हो जाती है। तो मैं ये सब चीजें सोच के बता रहा हूँ आपको, तो आपको भी उसी डायरेक्शन में सोचते हुए चलना है, और वो विद टाइम आपका इंप्रूव होता रहेगा। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जब जो पुराने बच्चे हैं उनको स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगा था, 10-15 दिन, एक मतलब रफली 1 मंथ लग जाता है बच्चों को एडजस्ट होने में। जो नए बच्चे हैं वो भी विद टाइम स्लोली स्लोली एडजस्ट हो जाएंगे। बट आपको अपने एफर्ट को कम नहीं करना है, एफर्ट हमेशा उतना ही रखो। मतलब 2-2.5 घंटे का मैथ्स का एफर्ट अब रोज का आना चाहिए आपका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो क्वेश्चन है, देर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। देर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स
in how many ways they can be seated in a row so that all the three girls इसको ऐसे लिख देते हैं, इसमें कंफ्यूजन होगा. So that not all the girls are together. Not all the girls are together. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, तीन गर्ल्स हैं और तीनों की तीनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, बट दो एक साथ हो सकती हैं. तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस ऑल दी गर्ल्स आर टुगेदर, ये कर देंगे. तो टोटल वेज कितने होंगे, 8 फैक्टोरियल माइनस, आप समझ गए ना, उसने बोला नो नॉट ऑल दी गर्ल्स आर टुगेदर. देखो इन दोनों स्टेटमेंट में डिफरेंस है. अगर बोलता है नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, इसका क्या मतलब हुआ, नो टू गर्ल्स आर टुगेदर. नो टू गर्ल्स आर टुगेदर का मतलब हुआ कि भाई दो लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, मतलब तीनों की तीनों अलग बैठनी चाहिए, कोई भी दो एक साथ नहीं होंगी. बट अगर मैं बोलता हूँ नॉट ऑल दी गर्ल्स आर टुगेदर, इसका क्या मतलब हुआ, नॉट ऑल दी गर्ल्स आर टुगेदर मतलब तीनों एक साथ नहीं होनी चाहिए, दो एक साथ हो सकती हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से वो माइनस कर देंगे जिसमें तीनों एक साथ हैं. तो तीन गर्ल्स को एक साथ कर दो और 5 बॉयज है हमारे पास. तो टोटल कितनी चीजें, ये स्ट्रिंग बन गया एक, तो 5 + 1 6, तो ये 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये इसका आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. ठीक है, सबको समझ आया. ऑल क्लियर करते रहा करो बीच बीच में जल्दी से. ठीक है, 30 हो गया, आगे बढ़ते हैं. Find the number of such letter words. Find the number of 7 letter words. Sorry. Find the number of 7 letter words that can be formed by using the letters of the word success. इसमें 7 ही अल्फाबेट है. ठीक है, तो 7 लेटर का ही वर्ड बनाना है आपको यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड सक्सेस. मतलब यही सारे लेटर चाहिए हमें, 3 एस होने चाहिए, 2 सी होने चाहिए, यू और ई, सो दैट 2 C's are together but no 2 S are together. But no 2 S are together. करो भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करो, आंसर बताओ इसका चैट बॉक्स में. अभी कुछ बच्चे आंसर कर लो, फिर मैं बताता हूँ कौन सा सही है.
और किसी का आंसर आ रहा है? कुछ बच्चों का 144 आया है, प्रिंस उमंग का 24 आया है, तनीषा का 144 आया। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है तो बताओ। विधि का 144 आया है, अवनी का 60 आया है। ओके, ठीक है, चलो देखो अब मैं बताता हूँ। 24 इज द राइट आंसर, ठीक है, बाकी सब गलत है। देखो अब क्या है इसमें, उसने बोला है कि भाई 7 लेटर के वर्ड बनाने हैं जिसमें 2 सी एक साथ होने चाहिए, ठीक है, तो 2 सी को इकट्ठा कर दो, स्ट्रिंग में बना दो, ठीक है। अब तीन जो दो टू नो टू एस आर टू कहते हैं, तो तीनों एस जो है वो अलग अलग बैठने पड़ेंगे। तो आप क्या करो, यू और ई को पहले बैठा दो, अब तीनों एस में गैप लगेगा, तो कितने गैप हो गए, समझ गए? 2 सी को एक डब्बे में डाल दिया। अब इसमें ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें गैप और स्ट्रिंग एक साथ लग रहा है, तो 2 सी एक डब्बे में डाल दिए, यू और ई बिठा दिया, कितने गैप हो गए, 4 गैप। 4 में से 3 गैप तू सिलेक्ट करेगा, वहां पे किसको बैठा देगा, एस को बैठा देगा। 3 गैप में एस को बैठा के अरेंज करने कितना वे हो गया, 1 वे, क्योंकि एस 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 को अरेंज करने के कितने वे होंगे, 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल विच इज 1 वे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब बाकी ये बचे 4, इनको अरेंज करने कितने वेज होंगे, अब मतलब बेसिकली 3 है ना ये, तो 3 फैक्टोरियल वेज ही हो गए, समझ गए। और 2 सी को अरेंज करने का कितना वे होगा, 1 वे, क्योंकि 2 सी कितने वे से अरेंज होंगे, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज 1। तो 4C3 से क्या हुआ, 4 हमने 2 सी को एक साथ रखा, यू और ई को बिठाया, 4 गैप थे, 4 में से 3 को सिलेक्ट किया, 4 में से 3 को सिलेक्ट किया, ठीक है। इसका क्या मतलब है, 4 गैप में से 3 गैप को सिलेक्ट करके वहां पे किस किस को बैठा दिया, एस को बैठा दिया, एस एस और एस बैठा दिए। अब ये 3 एस कितने वे से अरेंज होंगे, 1 वे से। बाकी जो बचे हुए 3 हैं, सी सी यू और ई, ये 3 ही तो हैं, 3 एलिमेंट हैं, ये 3 को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज, सी सी को अरेंज करने का 1 वे, तो ये हो जाएगा 4C3 इज 4 ओनली इंटू 6, तो आंसर इसका आ जाएगा 24। सो 24 इज द आंसर। ठीक है, सबको ये बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ते हैं। 31 हो गया। जिसको भी डाउट है वो लिखो यहाँ पे चैट बॉक्स में, जिसको क्लियर है वो पेंगुइन बना दो। सब लोग भाई खाली मत बैठा करो, जिसको भी समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है वो बताया करो, तभी तो मुझे पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन करता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा एक ग्रिड है, ग्रिड बोलते हैं जैसे चेस बोर्ड होता है उस टाइप का, जिसमें 5 है, 1 2 3। और 4 हमारे पास रोज हैं इसमें, ठीक है। तो 5 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। तो इसमें आ जाएगा अ पर्सन हैज टू वॉक फ्रॉम ए टू बी, मतलब ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो एक पर्सन को ए से बी जाना है, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल टू द पर्सन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल टू द पर्सन, ठीक है। तो ए टू बी जाना है और उसमें हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। एक बार देखो भाई, खुद से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ।
हम्म। टू नहीं है इसका आंसर। उसको कैसे चलना है ना, उसको ग्रिड पे चलने का मतलब क्या है कि वो ऐसा इस लाइन के ऊपर ही चल सकता है, मतलब ऐसे ही चलेगा, या तो वो इस लाइन के ऊपर चलेगा या इस डायरेक्शन में चलेगा, ऐसे ही है। ठीक है, वो ऐसा नहीं कर सकता कि बीच में से स्ट्रेट चलने लग गया। तो ये जो ग्रिड बना हुआ है इसी ग्रिड पे चलेगा। बेटा अपना माइक बंद करो सब लोग। सर 126। 126 से पहले क्या लिखा आपने? मतलब नहीं नहीं, वो उसमें कुछ 9 फैक्टोरियल में लिखा factorial होगा ना। divided by 5 factorial and 4 factorial. 9 मैं एक बार फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल हाँ इंटू हाँ 4 फैक्टोरियल। हाँ, 126 इज द राइट आंसर। 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखो वो कैसे, चलो मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों ने निकाल लिया है, जो 9 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल है वही इसका करेक्ट आंसर है। अब वो देखते हैं कैसे। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब क्या है कि ए से बी जाने में उसको कितना बार चलना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो शॉर्टेस्ट यूनिट्स इज 9। अगर मैं मान लेता हूँ ये 1 यूनिट लेंथ है, तो जो शॉर्टेस्ट यूनिट होंगे वो हमारे पास 9 यूनिट होंगे। कैसे? 1 यूनिट 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 1 यूनिट। ठीक है, तो ये 9 हो गए ना। अब बीच में से भी वो 9 यूनिट बहुत बार अचीव कर सकता है। एक तो आपने कुछ बच्चे जो 2 कह रहे होंगे वो शायद ये कह रहे होंगे एक एक्सट्रीम वाला और एक ये ऊपर वाला, बट ऐसा भी तो हो सकता है। आप देखो ये वाला पाथ देखना आप, जो मैं बना रहा हूँ अभी ब्लू से। ठीक है, ये वाला पाथ देखो आप। इस पाथ में क्या हुआ, 1 यूनिट राइट गया फिर अप गया फिर राइट गया फिर अप गया फिर अप गया। तो देखो इसमें कितनी यूनिट ट्रेवल किया उसने। देखो वही 9 यूनिट ही आएंगे, समझ लो, वही 9 यूनिट आएंगे आपके पास, देख सकते हो आप। तो देखो इसमें राइट 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 5 ही हो गए, 4 अप हो गए। ठीक है, अब इधर देखो राइट 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 फिर अप 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 अप, तो बेसिकली वही तो हो रहा है। 5 आर 5 राइट गया और 4 अप गया। अब आप कोई और पाथ देखो जो कि, अब इसे शॉर्टेस्ट क्यों बोल रहे हैं वो, अब ऐसा नहीं करना है कि भाई वो यहाँ से गया, जैसे मान लो वो यहाँ से गया, यहाँ पर गया, फिर वो यहीं पे घूम गया सर्कल के अंदर, तो उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स आपके ज्यादा हो जाएंगे और वो शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहेगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा वो इसका 9 यूनिट का रहेगा। ठीक है, तो जैसे एक हमने उसमें से आपको बताया राइट 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 और 4 अप, ऐसे एक मैंने बताया आपको राइट राइट अप अप राइट 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 अप अप, और ऐसा देखते हैं और कुछ पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये वाला देखो आप, ये जो मैंने बनाया इसमें क्या, वो राइट गया फिर कितने 3 अप गया फिर राइट गया फिर एक अप गया फिर राइट गया, तो एक राइट गया था 3 अप गया फिर 3 राइट गया फिर एक अप गया फिर राइट गया, तो 9 ही तो है इसमें भी स्टेप्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेप्स हुए। तो अब आपको अगर थोड़ा सा आप दिमाग भिड़ा पा रहे हो तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि भाई जितने वेज में ये अरेंज हो जाएंगे ना उतने नंबर ऑफ पाथ आ जाएंगे। जितने वेज में 5 आर और 4 यूज अरेंज हो जाएंगे उतने पाथ आ जाएंगे। जैसे मैं ये अरेंजमेंट ही तो लिख रहा हूँ इसके, तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल, टोटल 9 है, 5 उसमें से राइट है 4 अप हैं, तो ये हो गया, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो भाई सबको समझ आया नहीं समझ आया, ऑल क्लियर करो जल्दी से।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसमें ना थोड़े से पार्ट्स हैं, तो ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट है इसका, हाउ मेनी वर्ड्स, अच्छा वर्ड्स को ना एनाग्राम्स भी बोलते हैं, ऐसे मतलब एनाग्राम्स भी लिख सकता है वो। हाउ मेनी एनाग्राम्स या हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड using all the letters of the word हिंदुस्तान। ठीक है, ये पहला अपना पार्ट हो गया। बी पार्ट पे आते हैं, एक एक करके सबको करेंगे। हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स begin and end with a vowel? How many of these words begin and end with a vowel? C part. In how many of these words all the vowels come together? In how many of these words all the vowels come together? एक बार मैं सारे क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले। In how many of these words none of the vowel come together? In how many of these words all the vowels are not together? ये एक क्वेश्चन में हमने टाइप्स बना दी ताकि आपको ना ये समझ आ जाए कि किस तरीके से वही वाली टाइप्स जो हमने इससे पहले करी हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ एक दो एक्स्ट्रा ऐड कर दिए हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स vowels and consonants occupy same relative position? ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स vowels and consonants occupy same relative position? ठीक है जी, देखते हैं, चलो बस इतने देर। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार चलो आप लोग ट्राई कर लो, पहले ये दो पार्ट करो ट्राई। फर्स्ट पार्ट करके आंसर बताओ उसका। देखो एनाग्राम का, जैसे मैं बता रहा था, एनाग्राम का मतलब होता है कि हम वर्ड्स को अरेंज कर देते हैं, उसका मीनिंग निकले या ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। अब जैसे हिंदुस्तान में NHIDUSTAN लिख दो, उसका कुछ मतलब थोड़ी बनेगा, तो अरेंजमेंट को देखना होता है। ठीक है, तो इसमें अब सबसे पहले देखो इसका आंसर क्या आएगा फर्स्ट पार्ट का। उसकी ना वैल्यू मत बताओ, उसको फैक्टोरियल में ही रहने दो क्योंकि वो कैलकुलेशंस बहुत लेंदी होंगी। तो जैसे ये एक n आ रहा है, ये दो n आ रहे हैं इसमें, तो इसमें n रिपीट कर रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। तो टोटल हमारे पास 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसके टोटल नंबर ऑफ एनाग्राम्स या वर्ड्स कितने बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग? 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। आपको सारे के सारे यूज करने थे इसीलिए। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर होगा 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये बात सबको समझ आ गई? तो ए पार्ट का आपका आंसर रहेगा 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। अच्छा, अब बी पार्ट पे आते हैं।
हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड बिगिन एंड एंड विद अ वॉवल। ठीक है, अब आपके पास टोटल 9 है। तो ये 9 बॉक्सेस मैंने बता दिए। अब इसमें क्या करना है, हमें वॉवल से बिगिन और एंड करना है इसका। ठीक है, अब हिंदुस्तान में HINDUSTAN वॉवल कौन कौन है, आई यू और ए वॉवल है हमारे पास, आई यू और ए वॉवल है हमारे पास। बाकी सब क्या है, HDSTNN बाकी हैं। तो अब मेरे को क्या चाहिए, जो मेरे वर्ड्स हैं वो किससे बिगिन होने चाहिए, बिगिन एंड एंड विद अ वॉवल। तो ये दो बॉक्सेस जो हैं ये वॉवल से ही मेरे को फिलअप करने हैं। तो पहले बॉक्स में 3 वेज से भर सकते हो, इसमें 2 वेज से, क्योंकि रिपीट तो कर ही नहीं सकते हैं। समझ रहे हो, तो पहले में कितने आएंगे 3 और दूसरे में कितने आएंगे 2। अब बीच में आपको क्या घेरना है, बीच में एक वॉवल आ जाएगा, मान लो यू आ गया, और मतलब यहाँ पे मान लो आई घेर दिया आपने और यहाँ पे ए पुट कर दिया, HDSTNN आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 3 × 2। 3 पहले बॉक्स को फिलअप करने के 3 वेज, दूसरे बॉक्स को फिलअप करने के 2 वेज, बाकी सबको अरेंज करने के टोटल 9 थे आपके, अब 7 बच गए ना बीच में, तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ये इसका आंसर आएगा। देखो भाई, बी पार्ट समझ आया कि नहीं समझ आया, अभी पहले बी पार्ट बताओ भाई। फर्स्ट क्लियर हो गया, फर्स्ट का क्या था, फर्स्ट का था 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सेकंड का हो गया 6 × 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 6 × 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आएगा, क्योंकि उसमें 2 n भी हैं बेटा। ठीक है, चलो अब सी पार्ट पे आते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स ऑल दी वॉवल कम टुगेदर। अब ये भी बड़ा इजी हो गया तुम्हारे लिए। अब तेरे को क्या करना है, आई यू ए को एक साथ कर देना है, और HDSTNN ये बचेंगे ना, HDSTNN ये बच जाएंगे। तो आई यू ए को एक साथ करोगे आप तो एक स्ट्रिंग बन जाएगा। टोटल अल्फाबेट कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी एक मानना है, इसको एक बॉक्स मान लेना है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 n आ रहे हैं इसमें, इंटू 3 फैक्टोरियल, क्योंकि आई यू ए आपस में अरेंज भी हो सकते हैं। सी पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को। अच्छा, डी पार्ट पे आते हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड नन ऑफ दी वॉवल कम टुगेदर। तो गैप लगाओगे, तो क्या करेंगे, HDSTNN 6 को बैठा दिया, कितने गैप हो जाएंगे, 7। तो 7 गैप्स हो गए। 7 में से 3 को सिलेक्ट करोगे, बिकॉज नन ऑफ दी वॉवल कम टुगेदर लिखा हुआ है उसमें, तो 7C3 हो गए। 7 में से 3 गैप सिलेक्ट किए, तो मान लो एक आपने आई यहाँ बैठा दिया, ठीक है, यू यहाँ बैठा दिया ए यहाँ बैठा दिया। अब ये 3 अपनी जगह पे अरेंज हो सकते हैं, बाकी बचे हुए 6 जो हैं वो अपनी जगह पे अरेंज हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वैसे। समझ गए, ठीक है जी। हाउ मेनी ऑफ दीज हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स ऑल दी वोवेल्स आर नॉट टुगेदर। ऑल दी वोवेल्स आर मतलब सारे एक साथ नहीं होने चाहिए। तो टोटल कितने थे, 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल माइनस ऑल दी वोवेल्स आर टुगेदर। ऑल दी वोवेल्स टुगेदर हमने यहाँ पे कर रखा है ना, 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ये ध्यान रखना है 3 फैक्टोरियल 6 होता है, उसको 3 मत लिख देना। ठीक है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स ऑक्युपाई सेम रिलेटिव पोजीशन। अच्छा, सेम रिलेटिव पोजीशन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है जहां पर वॉवल है वहां पे वॉवल ही आएगा, जहां पे कॉन्सोनेंट है वहां पे कॉन्सोनेंट ही आएगा। जहां पे वॉवल है वहां वॉवल ही आएगा, जहां कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट ही आएगा। तो अब यहाँ पे आई यू और ए वॉवल है, तो मतलब ये 3 अपनी जगह पे स्वैप हो सकते हैं। कितने वे से स्वैप हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल वे से। बाकी जो 6 बचे हुए हैं वो अपनी जगह पे स्वैप हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से। तो ये आपके आंसर होगा। देखो भाई, किसी को कोई पार्ट, ई पार्ट, ई पार्ट में बेटा उसने बोला है सारे वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, तो 2 वोवल एक साथ आ सकते हैं। ठीक है, तीनों बट एक साथ नहीं आ सकते। तो हमने क्या किया, टोटल कितने थे हमारे 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, उसमें से वो वाले केसेस माइनस कर दिए जिसमें तीनों वोवल एक साथ आ रहे हैं। तो ये वाला केस हो गया ना, तीनों वोवल एक साथ आने वाला जो हमने पहले कर रखा है, तो वो टोटल में से माइनस कर दिया।
क्लियर? आगे बढ़े, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। The number of permutations of, find the number of permutations of all the letters which starts with consonants only. Find the number of permutation of all the letter of the word mathematics which starts with consonants only. तो हमारे पास वर्ड जो है वो मैथमेटिक्स है, ठीक है। एक बार ट्राई करो, मैं बताता हूँ फिर। कुछ बच्चों का सही आ रहा है आंसर। 7 into 10 फैक्टोरियल बाय 8 आएगा। 7 into 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8। देखो अब करते हैं इसको। तो इसमें क्या है मेरे पास, जैसे मैथमेटिक्स है, इसमें वॉवल कौन कौन है? ए है, 2 ए हैं हमारे पास, एक ई है और एक आई है, ठीक है। ए ई ए और आई। बाकी अब कॉन्सोनेंट्स लिखते हैं। तो 2 एम है मेरे पास, 2 टी हैं, एच है, एम हो गया, ए हो चुका है, टी हो चुका है, आई भी हो चुका है, सी और एस है। तो टोटल 11 है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो टोटल 11 अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से 4 वॉवल हैं और हमारे पास 7 कॉन्सोनेंट्स हैं, और उसमें भी 2 एम हैं, 2 टी हैं, ऐसे करके, ठीक है। अब क्या है कि देखो कॉन्सोनेंट्स कौन से आपके पास, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? अब एम एम और टी टी तो 2 बार आ रहे हैं, तो इससे हमें कॉन्सोनेंट से अपने स्टार्ट करना है उसको, वर्ड को ना। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस करने का क्या मतलब है? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, आपको अरेंज करना है इनको बेसिकली। तो मैं क्या करूंगा, अब जो 11 लेटर्स का मेरा जो वर्ड है, उसको या तो मैं एम और टी से स्टार्ट कर दूं, ठीक है, या मैं उसको एच और सी और एस से स्टार्ट कर दूं। ये मैंने 2 अलग अलग क्यों किए? क्योंकि जब एम और टी से स्टार्ट करोगे ना, तो एम एम और टी टी जो होंगे वो पीछे वाले वर्ड में नहीं आएंगे। जबकि आप एच सी एस से स्टार्ट करोगे तो एम एम और टी टी पीछे वाले पार्ट में आ जाएंगे, तो उसमें नंबर ऑफ परमुटेशंस अलग होंगे। सिंपल सी बात है।
ठीक है, तो अब M और D से स्टार्ट करने का क्या मतलब हुआ? जैसे ये आपका 11 लेटर वर्ड है, तो अब यहाँ पे जब M आ गया तो इस पीछे वाले पार्ट में क्या होगा? 2 T होंगे, एक M होगा, HCS होगा और AAEI होगा। मतलब ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फर्क पड़ेंगे ना, बट अब जब यहाँ पर H होगा तो 2 M पीछे आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? वो 2 फैक्टोरियल वाला टर्म एक एक्स्ट्रा आएगा, इसीलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। तो जब मान लो मैं बोल रहा हूँ M और T, क्योंकि 2 M और 2 T हैं, उनके लिए सेम नंबर ऑफ वेज आएंगे, तो M और T से स्टार्ट करेंगे। तो पहले वाले डब्बे में क्या क्या आ सकता है? या तो एक M आएगा या एक T आएगा, तो 2 वेज हो गए पहले डब्बे को फिलअप करने के लिए। पीछे वाले को फिलअप करने के लिए कितने वेज हो गए? टोटल 10 है, तो 10 फैक्टोरियल में से 2 तो T हो गए और 2 A हो गए। बात समझ आ गई? सिमिलरली अगर आप T भी आगे रखोगे ना तो भी यही सेम सिनारियो बनेगा। तो जब T आगे रखोगे तो क्या होगा? यहाँ पे T आ जाएगा, एक T यहाँ हो जाएगा और 2 M हो जाएंगे, तो सेम ही सिनारियो बनेगा, इसीलिए हमने M और T को अलग कर दिया। देखो कॉन्सोनेंट तो समझते हो ना, वॉवल को छोड़ के जो अल्फाबेट्स रहते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे 11 के 11 लेटर्स को अरेंज करना है जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हो। अब मैंने क्या किया? या तो M और T से स्टार्ट कर दिया, क्योंकि M और T में क्या है? M और T आ रहे हैं, या हम HCS को आगे रखेंगे। जब आपने HCS में से किसी को आगे रखा तो क्या होगा? पीछे क्या आएगा? 2 T भी आएंगे, 2 M भी आएंगे, ठीक है। और H नहीं आया, जैसे C आ गया, S आ गया, A आ गया, E आया, तो E आया और I आया। अब देख रहे हो ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अलग हो रहे हैं, इसीलिए अलग किया उसको। अब H, C और S से स्टार्ट करोगे तो तीनों में से किसी एक से स्टार्ट हो सकता है। बाकी ये पीछे वाली टर्म्स कितने वे से अरेंज हो जाएंगी? 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल वे से। तो अब हमारे पास क्या आ जाएंगे? टोटल क्या आ जाएंगे? दोनों केसेस से ऐड कर दो, तो अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास टोटल वेज आ जाएंगे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। 4 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 3 इंटू 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो कॉमन आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज 8 ओनली, ठीक है। तो 10 फैक्टोरियल बाय 8 इंटू 7 इज द आंसर। तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई, किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। अगर आपने इस तरीके से नहीं किया ना तो उसमें बस ये ध्यान रखना है कि M और T आएंगे तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट पीछे अलग हो सकते हैं, और HCS आएंगे तो उसमें भी नंबर ऑफ अरेंजमेंट अलग हो सकते हैं। हो सकता है आपका आंसर इस तरीके से ना कि किसी और तरीके से आ गया हो, बट उसमें आपको जज करना पड़ेगा कि आपने सही किया कि गलत किया है। इसमें आंसर आ जाता है एक और तरीके से, वो थोड़ा सा उसमें बट मेरे को डाउट रहता है। ये बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया जो मैंने बताया? किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो बताओ, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो आप, इन हाउ मेनी वेज एट इंडियंस, 4 अमेरिकन्स and 4 Canadians be seated in a row so that all the persons of same nationality sit together। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें ये जज करना कि यार कब इसको केस में डिवाइड करना है, कब नहीं करना है। तो वो आपको कैसे आइडिया लगेगा? मुझे ये पता था कि MTHCS से मेरा वर्ड बनेगा। अब जब M आगे आएगा तो पीछे क्या बच रहा है? पीछे 2 A रहेंगे, E रहेगा, I रहेगा, 2 THCS रहेंगे। बट जब पहले में H आ जाएगा तो पीछे नंबर ऑफ अरेंजमेंट अलग होंगे ना, क्योंकि उसमें 2 T 2 M और 2 A आएंगे, इसलिए हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया।
या तो आपका वर्ड M और T से स्टार्ट हो, या आपका जो वर्ड है वो HCH से स्टार्ट हो। बाकी तो अरेंजमेंट है, आपको वो समझ आना चाहिए बस। अब इसको करो। स्टिल अगर आपको डाउट है, आप एक बार घर पे बैठ के सोचना, नहीं समझ आता है मुझे मैसेज करना। आवाज तो हम उठा ही ना रही। आंसर बताओ इसका, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये तो। देखो 8 इंडियंस है आपके पास, तो 8 इंडियंस को एक बॉक्स में डाल दो, 4 अमेरिकन को एक बॉक्स में डाल दो, 4 कैनेडियंस को एक बॉक्स में डाल दो। ये सारे अलग अलग होंगे, 8 इंडियन एक जैसे नहीं होंगे। 8 इंडियन पीपल हैं तो सारे अलग माने जाएंगे, डिस्टिंक्ट हैं। अब ये सबको एक साथ बिठाना है, तो 8 इंडियन को एक साथ बिठा दिया, 4 आगरा सॉरी यूएस वालों को एक साथ बिठा दिया, अमेरिकन वालों को, और 4 ये कैनेडियंस को आपने एक साथ बिठा दिया। तो ये अब आपस में अरेंज हो सकते हैं, तो 3 फैक्टोरियल से तो ये आपस में अरेंज हो जाएंगे। 8 इंडियन आपस में अरेंज हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल से, 4 अमेरिकन 4 फैक्टोरियल से, 4 कैनेडियन 4 फैक्टोरियल से। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, काफी बच्चे सही कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 36। किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। द नंबर ऑफ वेज in which the letter of the word arrange can be permuted. Arrange, ARRANGE, be permutated so that two R's are never together. Two A's are together, but not two R's. Two A's are together, but not two R's. Neither two A's nor two R's are together.
बताओ भाई, आंसर बताओ जल्दी से। पहले में क्या करोगे, गैप लगाओगे। ठीक है। ठीक है, ठीक है। 62 into 5 factorial by 2 factorial। बी पार्ट सही है, खुशी आपका। देखो आगे बढ़ते हैं, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले पार्ट में क्या है, 2 आर्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले A N G E इसको बिठा देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 प्लेसेस हैं, तो 6 में से 2 को सिलेक्ट करके R को बिठाएंगे। तो मान लो यहाँ पे R बैठ गया, यहाँ पे R बैठ गया, ये दोनों वन वे से अरेंज होंगे। बाकी 1 2 3 4 5 ये आपस में 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वे से अरेंज होंगे। इस तरीके से आपको सोचना चाहिए जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू 62 हो जाता है, 6 इंटू 5/2 तो 15 इंटू 120/2, ये 15 इंटू 60 आ रहा है, 900 आंसर आ जाएगा। तो 900 भी जिसका था वो भी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में अब उसने बोला है 2 A's आर टुगेदर बट नॉट 2 R। तो 2 A तो एक साथ होने चाहिए। अब 2 A को आप एक डब्बे में डाल दो, क्योंकि 2 A को तो हमें एक साथ रखना है, तो 2 A को हमने एक डब्बे में डाल दिया, बट 2 R एक साथ नहीं होने चाहिए, तो बाकी NGE को बैठा दो। ठीक है, अब बाकी गैप में क्या करोगे, R को डाल दोगे, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब इसमें 5 गैप्स हैं, तो 5C2 करके हमने क्या किया, 2 R को बैठा दिया। ये दोनों अरेंज होंगे वन वे से। अब बाकी ये कितने वे से अरेंज होंगे, 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो 4 फैक्टोरियल से इंटू ए अरेंज होगा वन वे से। अब मान लो वो ए भी होता ना तो वो 2 फैक्टोरियल और आता, बट क्योंकि वो ए है तो ए कितने वे से अरेंज होगा, 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5C2 10 इंटू 24, तो 240 आएगा इसका आंसर। अच्छा देखो, जो गैप मेथड होता है, एक चीज जो ध्यान रखनी है, गैप मेथड आप एक बार ही लगा पाओगे ना, 2 बार नहीं लग पाएगा। अब जैसे नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें बोला है 2 A भी एक साथ नहीं होने चाहिए, 2 R भी एक साथ नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब मान लो 3 होते ना, फिर जो ये वाला इसको करने के 2 तरीके हैं।
इस पर्टिकुलर जो थर्ड पार्ट है इसको करने के दो तरीके हैं, नाइदर 2A's nor 2 R's are together। अब देखो उसका आंसर क्या आएगा थर्ड। तो पहला मेथड जो इसको देख के ही समझ आ रहा है। अब देखो पहला पार्ट, देखो पहला पार्ट क्या है, उसमें 2 R एक साथ नहीं है, और दूसरा पार्ट क्या है, उसमें है कि 2A एक साथ हैं और बट 2 R एक साथ नहीं है। ठीक है, तो अब जो पहला पार्ट है उसमें से अगर आप दूसरे पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 2 R कभी भी एक साथ नहीं है, फिर आपने निकाल लिया 2A तो एक साथ हैं बट 2 R एक साथ नहीं है। इन फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, दो वो वाले केसेस आ जाएंगे जिसमें R भी एक साथ नहीं है और एक भी A भी एक साथ नहीं है। तो जो थर्ड वाली वैल्यू है वो फर्स्ट माइनस सेकंड से आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो फर्स्ट में 900 था माइनस 240, तो ये वाली वैल्यू 660 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको मैं एक और तरीके से बताता हूँ। नहीं उसको विधि ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, टोटल माइनस आर टुगेदर करोगे तो उससे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आर टुगेदर करते समय ऐसे भी केसेस हो जाएंगे जिसमें ए टुगेदर है और ए टुगेदर नहीं है, तो वो अलग अलग केसेस बनेंगे। बट आप इससे देखो ना, जो क्वेश्चन ये ऐसा बना रखा है आपके लिए तो कि इसमें क्या हुआ, 2 आर एक साथ नहीं है तो आर अलग अलग पड़े हुए हैं। इस वाले के आगे वाले में आपने क्या कर दिया, ए एक साथ कर दिया और आर अलग पड़े हुए हैं। इसमें सब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, 2 ए भी एक साथ नहीं हो पाएंगे और 2 आर भी एक साथ नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 2 ही है, 3 होते तो और गड़बड़ होती। ठीक है, अब इसीलिए एक और मेथड रहता है जो हम जिसको डी मॉर्गन लॉ बोलते हैं, उससे हम इस पार्ट को करते हैं। अब सुनना वो क्या रहता है। ठीक है, जैसे आपको ये बताया था मैंने, मैं बताता हूँ थोड़ा सा ना सेट के बारे में। डी मॉर्गन्स लॉ बताना है मुझे बेसिकली आपको, सुनना आप ध्यान से। ठीक है, तो इसका भी आगे भी यूज आएगा इसका। आगे हम एक प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पढ़ते हैं तो उसमें यूज आता है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, अब मान लो आपके पास दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, तो ये स्मॉल ए क्या पार्ट शो कर रहा है, ये वाला पार्ट जो अकेला ए में है बट बी में नहीं है। ठीक है, स्मॉल बी क्या शो कर रहा है, ऐसा पार्ट जो बस बी में है ए में नहीं है। सी शो कर रहा है इन दोनों का इंटरसेक्शन, और डी शो कर रहा है इन दोनों के बाहर वाला पार्ट। सुनना सब लोग ध्यान से। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ एन ऑफ ए यूनियन बी, क्या होगा, एन का मतलब होता है कार्डिनैलिटी, वो इन दोनों सेट की यूनियन के बारे में बता रहा है, तो वो आपके पास आएगा ए प्लस बी प्लस सी। ए यूनियन बी किसके बराबर आएगा, ए की वैल्यू उठा लो सारी, बी की वैल्यू उठा लो, रिपीट नहीं करनी है। तो ए प्लस सी भी उठ जाएगा, बी प्लस सी भी उठ जाएगा, बट सी को रिपीट नहीं करना है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी आता है। ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो हमारा सी के बराबर आएगा। इन दोनों का कॉमन पार्ट किसके बराबर है, सी के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, इसका क्या मतलब हो गया, ए के बाहर एंड बी के बाहर। मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ उनका मतलब बता रहा हूँ आपको। ए कॉम्प्लीमेंट्री, अच्छा पहले ए कॉम्प्लीमेंट्री बताया था ना, ए कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, ए के बाहर। अब ए के बाहर क्या है, टोटल माइनस ए, तो ए के बाहर क्या क्या पार्ट है, बी और डी, तो बी प्लस डी आ जाएगा। ये समझ रहे हो सब लोग, ए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है ए के बाहर। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा, ऐड होगा, वो ए प्लस बी प्लस सी होगा। बी कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, बी के बाहर, तो बी के बाहर क्या होगा, ए प्लस डी। ठीक है, एक फॉर्मूला यहां से निकल कर आता है एन ऑफ ए यूनियन बी का, वो फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एन ऑफ ए जो है वो यहाँ पर ए प्लस सी के बराबर है, एन ऑफ बी जो है वो यहाँ पर बी प्लस सी के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला देखो, एन ऑफ ए यूनियन बी, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर हो गई। आपकी जो राइट हैंड साइड है उसमें ए किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस सी, बी किसके बराबर आ रहा है, बी प्लस सी, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ रहा है, सी के बराबर, तो ये सी से ये वाला सी कैंसिल हो गया, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे डी मॉर्गन्स लॉ पे। अच्छा, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है, वो क्या करता है कि यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री लेने पर वो उसको इंटरसेक्शन बना देता है, इंटरसेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट्री लेने पर वो यूनियन बना देता है। क्या मतलब है, जैसे ए यूनियन बी का अगर मैं होल कॉम्प्लीमेंट्री लिखता हूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का अगर मैं होल कॉम्प्लीमेंट्री लिखता हूँ तो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, इसको आप चेक भी कर सकते हो, जैसे इसको चेक करते हैं, ए यूनियन बी क्या है मेरे पास, ए यूनियन बी क्या था, ए प्लस बी प्लस सी,
उसका कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, टोटल में से उसको माइनस कर दो, तो एन ऑफ टोटल जो है यूनिवर्सल सेट जो है वो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे नीचे लिखते हैं, या इसको बाद में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट्री, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट्री मेरे पास क्या आ जाएगा, डी, समझ गए ना, टोटल में से ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है जी। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया, ए के बाहर, ए कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ए के बाहर, तो वो है बी प्लस डी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, बी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, बी के बाहर, अब बी के बाहर क्या है, ए और डी, अब दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ए प्लस डी और बी प्लस डी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, डी आएगा। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रही है, समझ गए सब लोग। ऐसे अगर मैं एक लॉ और लिख रहा हूँ यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट्री लूंगा तो ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री आएगा। यूनियन में रेपिटेशन नहीं करते हैं, एक ही बार लेते हैं चीजों को, ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसकी अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, सी, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सी के बाहर, तो सी के बाहर आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस डी। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट्री क्या था हमारे पास, ए के बाहर, तो था बी प्लस डी यूनियन ए प्लस डी। तो अब इनको जब यूनियन लोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस डी, डी को दो बार नहीं लिखोगे तो वो भी मैच कर रहा है, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ। अब क्या था, जब भी नाइदर नॉर आए, मतलब ये भी नहीं होना चाहिए एंड ये भी नहीं होना चाहिए, तो हमें क्या करना था, जो थर्ड पार्ट था उसमें अरेंज लिखा था, अरेंज में उसने बोला कि भाई दो ए एक साथ ना है और दो आर भी एक साथ ना आए, वो ये चाह रहा था। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ एज हो जाएंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन आर आर का कॉम्प्लीमेंट्री, इसका क्या मतलब हो गया कि भाई ए भी एक साथ नहीं आना चाहिए एंड आर आर भी एक साथ नहीं आना चाहिए, साइमल्टेनियसली चाहिए मुझे, ठीक है। तो इसको हम अब डी मॉर्गन लॉ की हेल्प से क्या कर सकते हैं, ए यूनियन आर आर का होल कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हैं, ए यूनियन आर आर का होल कॉम्प्लीमेंट्री लिख सकते हैं, ठीक है जी, क्योंकि ये बनेगा ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन आर आर कॉम्प्लीमेंट्री विद द हेल्प ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ। तो अब ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी एन ऑफ टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन आर आर, क्योंकि भाई होल का किसी का भी कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, टोटल माइनस वो वाला सेट, तो एन ऑफ टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन आर आर, ठीक है जी। अब टोटल हमारे पास कितने, अच्छा पहले इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा एन ऑफ टोटल माइनस ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ आर आर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन आर आर, ठीक है। तो एन ऑफ टोटल मेरे पास क्या है, अरेंज में देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दो ए हैं और दो आर हैं। एन ऑफ ए का क्या मतलब हो गया, ऐसे केसेस जिसमें ए इकट्ठा आ रहा है, तो ए इकट्ठा आ गया, बाकी बच गया आर आर एन जी ई, ठीक है। तो कितने हो गए ये, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आर आर एक साथ आने के वो भी सेम ही हो जाएंगे, दो आर को एक साथ करोगे, माइनस दो ए और दो आर एक साथ आने के जगह 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, बस क्योंकि ए को अरेंज करने का वन वे है और आर आर को भी अरेंज करने का वन वे है, तो ये टर्म बन गई। तो अब ये कैलकुलेशंस कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, तो माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। ये कैलकुलेशन करनी है और हमें ये देखना है वो 240 आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले भी 240 निकाला था। तो ये बन जाएगा 7 इंटू 720 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 720 प्लस 120, ठीक है। तो ये बन जाता है 7 इंटू 180 माइनस ये बन जाएगा 600, ठीक है। तो 1260 माइनस 600, नहीं सी पार्ट का आंसर कुछ और आ रहा है, 660 हमारा क्या आया था इससे पहले, एक बार देखना, 660 है, ठीक है हाँ, तो 660 इज आंसर। अब बताओ भाई कुछ नहीं समझ आया, थर्ड पार्ट नहीं समझ आया होगा तो मैं एक बार और रिपीट कर दूंगा, बट ये जो डी मॉर्गन्स लॉ वाला तरीका है यही ज्यादा मतलब प्रेफर्ड है। क्यों प्रेफर्ड है, क्योंकि आपको ना कई बार क्वेश्चन में जैसे मान लो अभी ए और बी पार्ट दिए हुए थे, तब तो आपको सी पार्ट निकालना आसान हो गया। मान लो मैं ए बी पार्ट नहीं देता और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ लेता कि दो ए और दो आर एक साथ नहीं होने चाहिए, टू एज एंड टू आर्स आर नॉट टुगेदर, तो उसमें हमेशा फिर डी मॉर्गन ही लगाते हैं और बहुत बार लगाएंगे, आपको आ जाएगा, तो घबराना नहीं है। समझ आ गया सबको, देखो बताओ एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से।
अच्छा देखो आप सब लोग सुनो, देखो पहले वाले पार्ट में क्या था, 2 आर एक साथ नहीं होने चाहिए, तो हमने क्या किया, 2 आर में गैप लगा दिया, बाकी सबको बिठा के 2 आर में गैप लगा दिया, तो हमारे पास 5 लेटर और हैं, तो 6 गैप्स बनेंगे। 62 से 2 आर को बिठाया, 2 आर को अरेंज करने का 1 वे, बाकी 5 चीजों को अरेंज करने का 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें 2 ए हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या था, 2 ए तो एक साथ होने चाहिए बट 2 आर एक साथ नहीं होने चाहिए, तो 2 आर एक साथ नहीं होने चाहिए, तो हमने क्या किया, 2 ए को एक साथ कर दिया और 2 आर के ऊपर गैप लगा दिया, तो 2 ए को जब आप एक साथ करोगे तो टोटल आ गया 4 वर्ड्स बन गए, 5 गैप हुए, 5 में से 2 सिलेक्ट करके 2 आर को अरेंज करने का 1 वे, ठीक है, बाकी इन चारों को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल वेज, ए क्योंकि सेम है तो उसको अरेंज करने का 1 वे। अब इसमें क्या किया, अगर आप फर्स्ट में सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट डी मॉर्गन से मैंने आपको बताया, डी मॉर्गन में मैंने आपको ये बताया कि एक तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एन ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये सेट थ्योरी से आप दोबारा से इसको सुन सकते हो रिकॉर्डिंग में, ठीक है, बाकी आप लिख के भी चेक कर सकते हो, ठीक है। डी मॉर्गन लॉ होता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री इज ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, ये डी मॉर्गन लॉ है। और सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट्री इज ए कॉम्प्लीमेंट्री यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट्री, वो क्या करेगा, यूनियन को इंटरसेक्शन बना देगा और इंटरसेक्शन को यूनियन बना देगा, ये करता है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या था, मेरे को 2 ए और 2 आर एक साथ नहीं चाहिए, तो मैंने क्या लिखा, ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड आर आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसका क्या मतलब हो गया कि 2 ए भी एक साथ नहीं आएंगे और 2 आर भी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एन ऑफ टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन आर आर, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन आर आर ऐसे लिख दिया, तो एन ऑफ टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन आर आर लिख दिया मैंने, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला लॉ आ गया यहाँ पे, और ए मतलब कभी भी एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री तो उसको हम टोटल माइनस एक्स लिख सकते हैं बेसिकली, ठीक है, मतलब एक्स के बाहर, एक्स कॉम्प्लीमेंट्री बोलने का मतलब है एक्स के बाहर, तो एन ऑफ टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन आर आर। फिर इसका फॉर्मूला अभी भी बताया, एन ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ आर आर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन आर आर, तो टोटल माइनस एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ आर आर माइनस ए इंटरसेक्शन आर आर मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये वाली टर्म मेरे पास सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, तो ये बन जाएगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 6 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। एन ऑफ ए का क्या मतलब है, 2 ए एक साथ होने चाहिए, 2 आर एक साथ होने चाहिए, 2 ए और 2 आर एक साथ होने चाहिए, वो सिंप्लीफाई किया और आंसर आ गया, ठीक है। बाकी एक बार इसको आप और रिकॉर्डिंग में सुनना, आपको समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसको मैंने 2 तरीके से बताया, और इसका जो सेकंड मेथड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा यूज होता है। प्रॉब्लम 37, अभी भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना। अब ये थोड़ा इजी है, अभी ये वाला जो मैं दे रहा हूँ ये करना पहले। इन हाउ मेनी वेज in how many ways 5 identical apples and 4 identical oranges, identical है, अलग अलग नहीं है, ये ध्यान रखना आप, can be arranged in a row such that no 2 apples are together. In how many ways 5 identical apples and 4 identical oranges can be arranged in a row such that no 2 apples are together. करो भाई एक बार इसको,
1 आएगा आंसर, ठीक है। आपको 2 एप्पल्स को एक साथ नहीं रखना है, तो आप क्या करोगे, पहले 4 ऑरेंजेस को बैठा दोगे एक पहले, तो कितने गैप बने आपके पास, 5 गैप बने। 5 में से 5 को सिलेक्ट करके आपको एप्पल को बैठाना है। अभी जो एप्पल है कितने वे से अरेंज होंगे, आइडेंटिकल है ना, तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल वे से। ऑरेंजेस कितने वे से अरेंज होंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल से, तो 1 आंसर आ जाएगा। सिंपल है, 5C5 इज 1 ओनली, तो 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैप मेथड लगाया, ठीक है इसमें, क्योंकि हमें एप्पल्स को एक साथ नहीं रखना था। अभी देखो, अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 10 students can be arranged in a row such that A is always ahead of B. The total number of ways in which 10 students can be arranged in a row such that A is always ahead of B. नहीं, 8 factorial is not the right answer. नहीं, 9 factorial is also not right. इसका क्या मतलब है, 10 स्टूडेंट में से एक ए है और एक बी है, बाकी 8 और हैं, ठीक है। अब ए को हमेशा बी से आगे रहना है, मतलब जो भी आप अरेंजमेंट करोगे, मान लो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में आप उनको खड़ा कर रहे हो, तो ए बी से हमेशा आगे रहना चाहिए। अभी तक किसी का भी सही नहीं है। देखो समझना आप ध्यान से, ठीक है। मान लो मैं अभी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा हूँ अगर स्टूडेंट्स के ऊपर, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे, 10 फैक्टोरियल। मेथड 1 बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देते हैं। 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से, क्योंकि भाई आधे केसेस में क्या होगा, आधे केसेस में ए बी से आगे रहेगा और आधे केसेस में बी ए से आगे रहेगा। सिंपल सी तो बात है। टोटल वेज ऑफ अरेंजमेंट 10 फैक्टोरियल है, आधे केसेस में ए बी से आगे रहेगा और आधे केसेस में बी ए से आगे रहेगा। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आप ए बी सी के केसेस देखते हो, ठीक है, 3 फैक्टोरियल वे से अरेंज हो सकते हैं। वो 3 फैक्टोरियल कौन कौन से हैं, ए बी सी ए सी बी,
BAC BCA, CAB CBA, ठीक है। अब देखो एक केस हो गया जिसमें AB से आगे है, एक केस हो गया जिसमें AB से आगे है, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये वाला चीज जिसमें AB से आगे ये नहीं चाहिए, तो आधे हो गए ना, सीधे सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, बट इसका दूसरा तरीका, अब ये क्योंकि दो ही थे तो इसमें आसान हो गया कि भाई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, बट अगर मान लो 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, तो क्या करना है? अगर 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, तब क्या करोगे? तो वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। नहीं बेटा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे सोचो कि भाई अगर आधे केसेस में ए बी से आ गया और आधे केसेस में बी ए से आ गया। अब दूसरा तरीका, जिन भी दो लोगों में अरेंजमेंट नहीं चाहिए होता है, जिन भी दो लोगों में अरेंजमेंट हमें नहीं चाहिए, उनको हम आइडेंटिकल मान लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। अगर 3 लोगों में अरेंजमेंट नहीं चाहिए, उनको हम आइडेंटिकल मान लेते हैं। क्यों ऐसा मानते हैं? मान लो अब जैसे मेरे को ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है, मेरे को ए और बी में अरेंजमेंट नहीं चाहिए, इसका मतलब है ए बी और बी ए आप अलग अलग मान के कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर आप ए बी और बी ए मान लोगे तो हमारे पास क्या होगा? ए बी वाले केसेस भी आ जाएंगे, बी ए वाले केसेस भी आ जाएंगे। तो आप क्या करो, इन दोनों को आइडेंटिकल मान लो, से एक्स एक्स मान लिया। अब क्या होगा? एक्स एक्स मानने का मतलब है कि इनमें अरेंजमेंट आएगा ही नहीं, एक्स एक्स में कोई अरेंजमेंट है नहीं, तो जो भी आपके नंबर ऑफ केसेस बनेंगे उसमें ए बी रख देना आप। एक्स एक्स मानने का क्या फायदा हुआ कि ए और बी में अरेंजमेंट नहीं आएगा, उसका मतलब है उसको हमने क्या किया, ए को, अच्छा ए को बी से आगे करने का मतलब है कि इस तरीके से भी आ सकता है, ऐसा भी तो आ सकता है ए सी डी और बी आ जाए, मतलब ए और ए अपनी पोजीशन, तो ए और बी जो है वो कहीं पर भी जा सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है ए जो है वो बी से पहले आना चाहिए, बी ए नहीं हो जाना चाहिए। जो आपको इसमें भी समझ आ रहा होगा कि ए और बी टुगेदर आना जरूरी नहीं है, ए बी से आगे आना चाहिए, बस हमें ये क्लियर है, ठीक है, समझ आ गया। तो अगर हम ऐसी अरेंजमेंट नहीं चाहते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, आइडेंटिकल मान लेते हैं। तो आइडेंटिकल मान लिया, अगर मैंने एक्स एक्स मान लिया, टोटल 10 चीजें हैं जिसमें से 2 आइडेंटिकल हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। अब एक ऐसा और करते हैं तो आपको ना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉब्लम 38 हो गया। अभी जल्दी जल्दी कर देना, ठीक है, सिंपल सही है। इन हाउ मेनी वेज टेन स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज्ड in a row such that A is always ahead of B, A is ahead of B, and B is ahead of C. A is always between B and C. A and B are always between C and D. A is always before B, and C is always before D. स्ट्रिंग मेथड से इसलिए गलत आएगा बेटा, ए और बी एक साथ नहीं होने चाहिए ना, ए और बी में तो मतलब उसने बस ये बोला है ए बी से आगे आना चाहिए, तो अगर ए बी से आगे आना चाहिए तो ऐसा भी तो हो सकता है जैसे ये वाला केस है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें स्ट्रिंग नहीं लगेगा ना। ए बी से आगे आने का मतलब है कि एक रो में ए बी से आगे हमेशा आगे होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों एक साथ रहें। अच्छा देखो, चलो मैं बताता हूँ जल्दी से, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट का ए इज अहेड ऑफ बी एंड बी इज अहेड ऑफ सी, इसका मतलब है ए बी सी में अरेंजमेंट नहीं आएंगे,
मतलब a b के हमेशा आगे रहेगा और b हमेशा c के आगे रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल। हम a b c को आइडेंटिकल मान लेंगे। सबको समझ आ रहा है? अच्छा, a इज ऑलवेज बिटवीन b एंड c, इसका मतलब है कि a जो होगा वो b और c के बीच में रहेगा। तो एक केस बन सकता है BAC वाला, ठीक है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई BAC जो है वो एक पर्टिकुलर फैशन में है, मतलब B हमेशा A के आगे है और वो हमेशा C के आगे है। तो उस केस के लिए क्या करेंगे, 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल कर देंगे। बट अब इसमें क्या है, B और C तो स्वैप हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला केस भी हमारे लिए फेवरेबल है CAB, तो इसीलिए इनटू 2 फैक्टोरियल और कर देंगे इसमें। A is always between B and C का मतलब समझ आ गया कि BAC एक पैटर्न होगा और एक पैटर्न CAB होगा। तो BAC को हमने आइडेंटिकल मान लिया, तो उसमें क्या होगा, B हमेशा A के आगे रहेगा और वो हमेशा C के आगे रहेगा। अब B और C आपस में स्वैप हो सकते हैं। A and B are always between C and D, तो इसका मतलब हो गया तो C और D बाहर की डायरेक्शन में रहेंगे और A और B बीच की मतलब बीच में रहेंगे। तो मान लेते हैं एक पैटर्न ये है हमारा, तो इसके कितने वेज हो गए, 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल। अब C और D स्वैप कर सकते हैं आपस में, A और B स्वैप कर सकते हैं आपस में, तो इंटू 2 फैक्टोरियल और हो गया। समझ गए? क्योंकि C और D के बीच में A और B को आना है, तो हमने क्या किया, एक पैटर्न मान लिया CABD, जिसमें इसी ऑर्डर, ये ऑर्डर है, मतलब C हमेशा A के आगे, B उसके पीछे है, फिर D उसके पीछे। बट A और B स्वैप हो सकते हैं क्योंकि A एंड B आर बिटवीन C एंड D, तो C और D भी स्वैप हो सकते हैं और A और B भी स्वैप हो सकते हैं। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, A और B स्वैप होने का 2 फैक्टोरियल, C और D स्वैप होने का 2 फैक्टोरियल। A is always before B, C is always before D। अब A, B और C, D में कुछ लेना देना नहीं है, A B के आगे रहेगा, C D के आगे रहेगा। तो A अगर B के आगे रहेगा तो इन दोनों को आइडेंटिकल मान लो, C D के आगे रहेगा तो इन दोनों को आइडेंटिकल मान लो। तो क्या आंसर आ जाएगा इस पार्ट का, 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब बताओ भाई कोई भी कंफ्यूजन है तो? क्लियर हो गया सब लोगों को? देखो इस पार्ट में कोई भी दिक्कत है तो बताओ।